हेलो, वेलकम टू आदर्श एकेडमी। मेरा नाम हरिओम उपाध्याय है और मैं आज आपको क्लास 12th फिजिक्स का पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। अब इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज इज अ फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। यह एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसकी? मैटर की, जिसकी वजह से यह क्या एक्सपीरियंस करता है? इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज मैटर की वह फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वह इलेक्ट्रिकल और मैग्नेटिक इफेक्ट्स को एक्सपीरियंस करता है। अब बात करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड बल्क मैटर आर डिटरमाइंड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फोर्सेस। देखिए, एटम्स की प्रॉपर्टीज, मॉलिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज और मैटर की प्रॉपर्टीज, ये सभी डिटरमाइन किससे की जाती हैं? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्सेस की वजह से। अब हमारे पास तीसरा पॉइंट क्या है? तीसरा है कि इट कैन बी इन्फर्ड फ्रॉम सिंपल एक्सपेरिमेंट्स। या सिंपल एक्सपेरिमेंट से हम चार्जेस को जनरेट कर सकते हैं। कैसे जनरेट कर सकते हैं? तो फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी से। दो तरह के चार्जेस होते हैं, एक होता है नेगेटिव चार्ज और दूसरा होता है पॉजिटिव। कौन कौन से चार्ज होते हैं? नेगेटिव नेचर का और पॉजिटिव नेचर का। जो हमारा चार्ज होता है वो मिनिमम एक इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है। तो देखिए, द चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज कंसिडर्ड एज अ नेगेटिव एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन इज कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। द चार्ज, देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इसकी एसआई यूनिट क्या है? एसआई यूनिट कूलाम्ब होती है और इसकी सीजीएस में कूलाम्ब के पहले स्टैट लगा दीजिए, तो ये इसकी सीजीएस यूनिट हो जाती है चार्ज की। अब बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज में पहली प्रॉपर्टी है क्वांटाइजेशन की। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है? मिनिमम चार्ज जिसे हम ट्रांसफर कर सकते हैं, वह चार्ज क्या होता है? वह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। तो यही है स्टेटमेंट, मिनिमम चार्ज विच कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर। वह चार्ज क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। यह वो मिनिमम चार्ज है जिसको हम एक बॉडी से दूसरे पर ट्रांसफर कर सकते हैं। अब क्वांटाइजेशन क्या कहता है? क्वांटाइजेशन कहता है कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज मौजूद होगा वह हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन होगा। मतलब ऐसे समझिए कि कोई भी Q चार्ज मौजूद है किसी भी बॉडी पे, तो ये बराबर होगा कि नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे गए हैं या उस बॉडी से निकाले गए हैं। कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी पे गए हैं या निकाले गए हैं इनटू एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, यानी कि चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, ये इसके बराबर होगा। किसी भी बॉडी पे चार्ज Q बराबर होगा किसके? जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी को दिए गए हैं या निकाले गए हैं। अब किसी भी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकाला जाएगा, पहले तो कोई भी बॉडी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होती है। न्यूट्रल मतलब उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ऐसी हर वह बॉडी जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होंगे वह बॉडी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल कहलाएगी। अब किसी भी बॉडी से अगर हम इलेक्ट्रॉन्स को निकालते हैं तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है। अगर किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन हम देते हैं तो बॉडी निगेटिवली चार्ज हो जाती है। जिस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दिया गया है वो निगेटिवली चार्ज और जिससे निकाला गया है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी कहलाएगी। तो उस पर चार्ज कितना आएगा? तो किसी भी बॉडी पे या किसी भी मैटर पे जो चार्ज आएगा वो चार्ज Q बराबर होगा जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस बॉडी से निकाले गए हैं इनटू
एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, इसके प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये आपका फॉर्मूला है, आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं। आपकी अगली प्रॉपर्टी है चार्ज की कि चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। इसका क्या मतलब है? तो किसी भी सिस्टम में जितना चार्ज पहले है उतना ही चार्ज बाद में भी होगा। इसका क्या मतलब है सर? तो आप देखिए, मान लीजिए कोई सिस्टम है जिसमें हमारे पास 3 बॉल्स हैं, 1, 2 और 3। इस बॉल पे पॉजिटिव 2 कूलाम का चार्ज है। कितना चार्ज है? पॉजिटिव 2 कूलाम का। 1 मिनट, ये हमारे पास कोई बॉडी है, ये 3 बॉडी हैं एक सिस्टम में। इन तीनों पे अलग अलग चार्ज हैं। इस पे +2 कूलाम का, इस पे +3 कूलाम का और इस पे -2 कूलाम का। अब हमने क्या किया, इस सिस्टम को ऐसे हिलाया, हमने सिस्टम को काफी शेक किया, तो अब हमारा सिस्टम कुछ इस तरह से चेंज हो गया। ये बॉल्स तो 3 ही रहेंगे। हमारे पास पहले बॉल पे जो चार्ज आया वो 6 कूलाम का। अब ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब ये होता है कि आप इन तीनों चार्जेस को जोड़ दीजिए, तो जो नेट चार्ज आएगा, मान लीजिए इसको जोड़ते हैं तो 2 + 3 कितना हुआ? पॉजिटिव चार्जेस हो गए 5 कूलाम और -2 कूलाम, यानी कि 5 - 2, इस पे नेट चार्ज आया 3 कूलाम पॉजिटिव। तो इस पे भी पॉजिटिव 3 कूलाम का ही चार्ज रहेगा, भले ही यहां +6 कूलाम चार्ज हो जाए, यहां -6 कूलाम हो जाए और यहां क्या हो जाए 3 कूलाम। देखिए, नेट चार्ज पहले वाले सिस्टम में और दूसरे वाले सिस्टम में दोनों में सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हमारा सिस्टम सेम है। भले ही चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया हो, भले ही अलग अलग मैटर्स पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो गया हो, बट जो नेट चार्ज है वो चेंज नहीं होगा। इसका मतलब कि किसी भी सिस्टम में चार्ज जनरेट नहीं होता, मतलब चार्ज को हम बना नहीं सकते। तो कंजर्वेशन ऑफ एन इलेक्ट्रिक चार्ज मीन्स दैट देयर विल बी नो चेंज। आप इस बात को ध्यान से देखिएगा, नो चेंज इन द टोटल चार्ज ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम, यानी कि टोटल चार्ज ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम में कोई भी चेंज नहीं आएगा विद टाइम के साथ। क्या हो सकता है? तो पॉसिबिलिटी है कि देयर इज ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। उस सिस्टम के अंदर एक बॉडी से दूसरे बॉडी में चार्ज का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन नो चेंज विल बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड। चार्ज ना बनेगा और ना डिस्ट्रॉय होगा उस सिस्टम के अंदर। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है चार्ज इज इनवेरिएंट। क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। देखिए, आपको मैं जितने भी पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर रहा हूं, ये सभी पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। पूछा जा सकता है आपको। मैं जितने भी पॉइंट्स आपको 1 by 1 डिस्कस करूंगा, ये सभी के सभी पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, मैंने आपके लिए इसको काफ़ी सिंपल तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट मैंने बनाया है, ठीक है। तो देखिए, अगला पॉइंट क्या है? चार्ज इज इनवेरिएंट। इनवेरिएंट का क्या मतलब होता है? तो ऐसी प्रॉपर्टी जो स्पीड के साथ चेंज हो जाए, जैसे कि मास। आपने क्वांटम फिजिक्स में पढ़ा होगा कि मास जो होता है वो चेंज हो जाता है विद स्पीड, लेकिन चार्ज स्पीड के साथ चेंज नहीं होता। तो देखिए, चार्ज ऑन अ बॉडी डज नॉट चेंज वॉट एवर बी
इट्स स्पीड। किसी भी बॉडी की स्पीड कुछ भी रहे, चार्ज चेंज नहीं होता, चार्ज चेंज नहीं होता। अच्छा, मास क्या इनवेरिएंट है? एक मतलब आप ये समझिए कि मास जो है वो चेंज हो जाता है। मास कैसे चेंज होता है? तो m बराबर m0 होता है, m0 ओवर अंडर रूट में 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ये फॉर्मूला है मास का विद स्पीड। स्पीड के साथ मास ऐसे वेरी करता है और चार्ज जो है वो वेरी नहीं करता है। किसी भी कंडीशन में चार्ज वेरी नहीं करता। अब अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास। इसका क्या मतलब है कि बिना मास के चार्ज का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। यानी कि अगर आप कहीं चार्ज को ट्रांसफर कर रहे हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, तो यह डेफिनेट है कि मास भी ट्रांसफर हो रहा होगा। इसको समझने के लिए ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो बॉडी है, ये एक और ये दूसरी। अब इसमें से, इस वाली बॉडी में से एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इसमें जंप कर रहा है, दूसरी वाली बॉडी में जा रहा है। आप ध्यान सुनिएगा, एक इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले बॉडी में जंप कर रहा है, यानी कि इसमें से ट्रांसफर हो रहा है दूसरे वाले में। तो ये जब इलेक्ट्रॉन जाएगा तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनेगी और ये निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी, निगेटिव चार्ज बॉडी। ये बॉडी कैसी हुई? पॉजिटिवली चार्ज, और दूसरी वाली कैसी हुई? निगेटिवली चार्ज। अब देखिए, क्या ये जब इलेक्ट्रॉन जंप किया तो इसके साथ साथ मास, इलेक्ट्रॉन का मास भी तो जंप किया होगा। इलेक्ट्रॉन का जंप करना मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस बॉडी से इस बॉडी में ट्रांसफर हो गया। इसका मतलब वो अपना मास भी लेके ट्रांसफर हुआ होगा। तो कहीं भी अगर चार्ज का ट्रांसफर हो रहा है और चार्ज को ट्रांसफर करने के लिए सबसे छोटा, अभी बताया मैंने कि सबसे छोटा यूनिट जो है, अभी ये देखिए पहली प्रॉपर्टी में ही बताया मैंने कि चार्ज ट्रांसफर वही होगा जो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होगा। मतलब कि मिनिमम चार्ज जो ट्रांसफर हो सकता है वो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है, और अगर कोई चार्ज ट्रांसफर हो रहा है तो मास उसके साथ साथ जुड़ा रहेगा। अगला पॉइंट देखते हैं। अगला पॉइंट है ट्रू टेस्ट ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन। इलेक्ट्रिफिकेशन क्या है? इलेक्ट्रिफिकेशन का ट्रू टेस्ट रिपल्सन होता है। जैसे देखिए, समझिएगा बात को। अगर हमारे पास दो चार्ज बॉडी है, एक और ये दूसरी, मान लीजिए दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो ये रिपल करेंगी। अगर पॉजिटिव और निगेटिव होंगी तो ये दोनों अट्रैक्ट करेंगी, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी अपने तरफ, ठीक है। ये दोनों रिपेल करेंगी। तो कोई भी बॉडी चार्ज है या चार्ज नहीं है, ये कैसे पता लगेगा? रिपल्सन से पता लगेगा या अट्रैक्शन से? तो आपको मैं बताता हूं कि जो न्यूट्रल बॉडी है, ये है न्यूट्रल, और ये है चार्ज बॉडी। ये दोनों भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर कोई एक बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट कर रही है तो जरूरी नहीं है कि दोनों बॉडी चार्ज हों। लेकिन रिपल्सन के केस में रिपल्सन तभी पॉसिबल है जब दोनों बॉडी चार्ज हों, या तो पॉजिटिव और पॉजिटिव या तो निगेटिव निगेटिव। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिफिकेशन का जो ट्रू टेस्ट है वो है रिपल्सन। हम रिपल्सन से यह पता लगा सकते हैं कि दोनों बॉडी चार्ज हैं या नहीं हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है चार्ज की एडिटिविटी। एडिटिविटी का क्या मतलब होता है? एडिटिविटी का मतलब होता है कि
total charge of a system is the algebraic sum of all the charges in the system। यानी कि किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वह उस सिस्टम में मौजूद सभी चार्जेस का अलजेब्रिक सम होगा। इसका मतलब समझिएगा, अभी मैंने इसके पहले एक बॉक्स बनाया था, मैंने कहा था कि ये चार्ज है +3 कूलम का, ये है +2 कूलम का और ये है -2 कूलम का। ये 3 चार्जेस हैं हमारे पास किसी सिस्टम में। इस पे चार्ज है 3 कूलम का, इस पे है +2 कूलम, इस पे है -2 कूलम। अब इस सिस्टम का नेट चार्ज कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं नेट चार्ज होगा इनका अलजेब्रिक सम, मतलब इनके साइन के साथ इनको जोड़ दीजिए, +3 कूलम, +2 कूलम और -2 कूलम। ये बराबर होगा किसके, 3 कूलम पॉजिटिव, मतलब इस सिस्टम पे जो नेट चार्ज होगा वो +3 कूलम के बराबर होगा। अब आगे देखते हैं, अगला हेडिंग है हमारा मेथड्स ऑफ चार्जिंग अ बॉडी। किसी भी बॉडी को चार्ज कैसे करेंगे, तो देखिए अभी मैंने बताया आपको कि कोई भी किसी भी बॉडी में चार्ज को क्रिएट नहीं किया सकता, ना डिस्ट्रॉय किया सकता। किसी भी सिस्टम में, कोई भी सिस्टम हो वहां पे चार्ज को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया सकता। तो यहां पे चार्जिंग का क्या मतलब है, चार्जिंग का मतलब है कि हम चार्ज को ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरे में, मतलब कि हम इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर करेंगे एक बॉडी से दूसरे में। तो पहला हमारा मेथड है रबिंग, आपने भी किया होगा, कंघे को सर से रगड़ करके और गुब्बारे में चिपकाया होगा या पेपर में चिपकाया होगा, स्केल को रगड़ करके पेपर से लगाया होगा और पेपर उठा होगा। तो रबिंग पहला मेथड हमारा रबिंग। रबिंग से हम कैसे चार्ज करते हैं, तो जब हम दो बॉडी को आपस में रब करते हैं, ये बॉडी A है और ये B है। अब जब हम इन दोनों को रब करते हैं तो इन दोनों में चार्जेस आते हैं। रबिंग से क्या होता है, रबिंग से होता है हीट जनरेट होती है और हीट की वजह से सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे सरफेस पे, वो ट्रांसफर होते हैं A to B या B से A भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि कैसी बॉडी है। तो जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो कोई एक बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होगी जिससे इलेक्ट्रॉन गया रहेगा, और जिस पे गया रहेगा वो निगेटिवली चार्ज बॉडी बनेगी। तो रबिंग पहला वो मेथड है जिससे हम किसी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, यानी कि हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करा सकते हैं। हम दूसरा देखते हैं, दूसरा है हमारे पास चार्जिंग बाय कंडक्शन। अब चार्जिंग बाय कंडक्शन क्या है, देखिए ये सभी जितने भी मेथड्स हैं सभी आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा। दूसरा है चार्जिंग बाय कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, हमारे पास ऑलरेडी एक चार्ज बॉडी मौजूद रहेगी, जैसे कि ये चार्ज बॉडी है। कैसी है, तो नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ये है न्यूट्रल बॉडी, इस पे कोई चार्ज नहीं है। कोई चार्ज नहीं होने का मतलब जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हैं। क्या है, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। हमने क्या किया, एक कंडक्टिंग वायर से इसको जोड़ दिया। किसे जोड़ दिया, कंडक्टिंग वायर से। तो यहां चार्ज का ट्रांसफर होगा इस कंडक्टिंग वायर के थ्रू। यहां से कुछ निगेटिव चार्ज इसमें दूसरी वाली बॉडी में चले जाएंगे, तो दोनों बॉडी नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगी। मान लीजिए कुछ चार्जेस यहां रह गए और कुछ यहां पहुंच गए। अब मैंने क्या किया, इस वायर को ब्रेक कर दिया और हमारे पास दोनों बॉडी क्या हो गई, निगेटिवली चार्ज बॉडी मिल गई हमें। इसी तरह हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बना सकते हैं। अच्छा देखिए, जब ये निगेटिवली चार्ज बॉडी थी तो यहां से इधर क्या गए थे, इलेक्ट्रॉन्स,
क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। लेकिन जब दोनों बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होंगी, सॉरी, जब एक बॉडी हमारी जिससे दूसरी बॉडी को चार्ज करना है वो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होगी, तो क्या जाएंगे, तो उस केस में हम देखते हैं ये हमारी बॉडी ए है, ये हमारी बॉडी बी है, और ये है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी। ये यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस सेम अमाउंट में मौजूद हैं, यानी कि ये न्यूट्रल है। ये क्या है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इसमें मौजूद हैं उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज भी मौजूद हैं इसमें। देखिए इस केस में क्या होगा, जब हम इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ इस बॉडी में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। क्या है, इलेक्ट्रॉन्स की कमी, और ये बॉडी हमारी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल बॉडी है। जब हम इसको कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करते हैं तो इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स इसमें जाते हैं, इसमें मूव करते हैं, इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स इसमें मूव करेंगे। तो क्या होगा, जब कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें चले गए तो यहाँ पे कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव मिल करके न्यूट्रल बना लेंगे। तो मान लीजिए यहाँ पे कुछ चार्ज था 6 कूलम का, या सॉरी 6 पॉजिटिव चार्ज था, यहां पे 6 पॉजिटिव चार्ज था। मान लीजिए 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट यहां पे हो गया, इन्होंने 2 चार्जेस को न्यूट्रल कर दिया, तो कितने बचे, 4 पॉजिटिव, यहां पे 4 पॉजिटिव बचे, और यहां कितने हुए, यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं, तो यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव के पेयर रहेंगे कुछ, और कुछ केवल पॉजिटिव चार्जेस यहां बचेंगे। तो अब देखिए दोनों ये बॉडी, ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई और ये भी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गई। तो ये मेथड है कंडक्शन का। हमने देखा चार्जिंग बाई कंडक्शन। अब हम देखते हैं अगला हमारा मेथड है चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इंडक्शन क्या होता है, मतलब कि हम यहाँ पे आपने देखा हमारे पास एक चार्ज बॉडी थी, हमने चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में थ्रू एनी कंडक्टिंग वायर और कंडक्टिंग सब्सटेंस हमने क्या किया, चार्ज को मूव कराया विद द हेल्प ऑफ एनी कंडक्टिंग मीडियम। इंडक्शन में ऐसा नहीं करते, इंडक्शन में भी हम विद द हेल्प ऑफ चार्ज बॉडी ही किसी बॉडी को चार्ज करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। देखिए अगला है चार्जिंग बाई कंडक्शन, सॉरी चार्जिंग बाई इंडक्शन। अब इंडक्शन से कैसे चार्ज करेंगे, देखिए हमारे पास कोई चार्ज बॉडी है, मान लेते हैं, अज्यूम कर लेते हैं पॉजिटिवली चार्ज है। कैसी है, पॉजिटिवली चार्ज। अब हमारे पास दूसरी बॉडी है, ये है न्यूट्रल। कैसी है, न्यूट्रल, यानी कि इसको बोल सकते हैं न्यूट्रल है ये। फिलहाल न्यूट्रल है। जब हम इस न्यूट्रल बॉडी को इसके पास लेकर के आएंगे तो यहां क्या होगा, इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस बॉडी के इलेक्ट्रॉन्स कहीं यहां आकर के इकट्ठा होंगे, ऐसे। इस साइड से भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, तो यहां पे जिस पोर्शन से इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उसको पॉजिटिवली चार्ज बनाएंगे। वैसे समझिए हमने क्या किया, हमने एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास दूसरी न्यूट्रल बॉडी को ले आए। जब हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी के पास दूसरी न्यूट्रल बॉडी को ले आए तो यहाँ पे इसके एक साइड में इलेक्ट्रॉन्स जमा हो गए और दूसरे साइड में पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, यानी कि प्रोटॉन्स। अब हम क्या करते हैं, हम इसको एक अर्थिंग से जोड़ देते हैं। अर्थिंग मतलब अर्थ से जोड़ देते हैं। आपको पता होगा कि अर्थ ऐसी बॉडी है जो कि
इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर सकती है, या इन्फिनाइट नंबर ऑफ चार्जेस को एब्जॉर्ब कर सकती है, या इन्फिनाइट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफर कर सकती है। तो यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे हमारे पास डिफिशिएंट है इलेक्ट्रॉन्स की, मतलब हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की डिफिशिएंसी है। तो अर्थ से हमें जितना इलेक्ट्रॉन चाहिए उतना ले सकते हैं, या जितना इलेक्ट्रॉन्स चाहिए उतना दे सकते हैं। यहाँ क्या है, हमें ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन्स की। तो जब हम अर्थिंग करेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इस बॉडी में होगा, ठीक है। अब जब यहाँ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इस बॉडी में होगा अर्थ से, तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएगा निगेटिव चार्ज लेकर के। निगेटिव चार्ज से ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो जाएंगे। हम क्या करते हैं, अब अगले स्टेप में हम अर्थिंग को हटा देते हैं। अर्थिंग को हटा दिए और ये हमारी बॉडी थी पॉजिटिवली चार्ज वाली, इसको यहीं रहने दिए, अर्थिंग हमने हटा दी। अब हमारी बॉडी कैसी है, ये वाली, यहाँ निगेटिव चार्जेस हैं और यहाँ पे न्यूट्रल है, यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव दोनों मौजूद हैं। अब हम इस बॉडी को सेपरेट कर देते हैं और इसको अलग कर देते हैं। तो ये हमारी बॉडी जो बन गई बी, ये बॉडी बी जो कि न्यूट्रल हुआ करती थी, अब ये कैसी हो गई है, निगेटिवली चार्ज बॉडी बन चुकी है। ये कैसी बॉडी हो गई है, निगेटिवली चार्ज बॉडी। तो इंडक्शन से हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं ये आपने देखा। क्या हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी बना सकते हैं? बिल्कुल, इंडक्शन से हम पॉजिटिवली चार्ज बॉडी भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? तो हमारा वो चार्ज जो होगा, जिस चार्ज से हम दूसरी बॉडी को इंड्यूस कर रहे थे, वो चार्ज हमारा निगेटिव लेना पड़ेगा हमें। जब हम यहां पे मान लीजिए हमने ये चार्ज बॉडी जो ली है वो निगेटिवली चार्ज बॉडी ली है, हम ये अज्यूम करते हैं कि जो हमारी चार्ज बॉडी थी वो निगेटिवली चार्ज बॉडी थी। हमने एक फिर से न्यूट्रल बॉडी ली, हमने फिर से क्या लिया, एक न्यूट्रल बॉडी ली। अब ये चार्ज बॉडी किसको इंड्यूस करेगा? तो पॉजिटिव चार्जेस को इंड्यूस करेगा। अपने तरफ किसको इंड्यूस करेगा? पॉजिटिव चार्जेस को। और इस साइड कौन से चार्जेस आएंगे? नेगेटिव चार्जेस आएंगे। फिर से हमने क्या किया, अर्थिंग कर दी। हमने क्या कर दी, अर्थिंग। तो यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा बॉडी से अर्थ की तरफ। कहां से कहां? इस बॉडी से अर्थ की तरफ। ये इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाएंगे, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अर्थ में। फिर हमने क्या किया, इस अर्थिंग को हटा दिया। क्या किया, इस अर्थिंग को हटा दिया। अब जब अर्थिंग को हटा दिया तो हमारी ये बॉडी कैसी बॉडी बन जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाएगी। और हम इसको भी हटा देते हैं, तो ये हमारी जो न्यूट्रल बॉडी कभी हुआ करती थी वो कैसी बॉडी बन गई? पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन गई। तो ये अगला मेथड था चार्जिंग बाय इंडक्शन का। अब देखिए आगे, नेक्स्ट है चार्जिंग विथ द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड से हम किसी बॉडी को कैसे चार्ज करते हैं, तो ये देखते हैं हम। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। हमने दो बॉडीज ली यहाँ पे, न्यूट्रल दोनों, और इसको एक कंडक्टिंग वायर के साथ जोड़ दिया। ये क्या है, हमारा कंडक्टिंग वायर है। ये दोनों ही बॉडीज को हमने इस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसमें हमने दोनों बॉडीज को रखा और इसको कंडक्टिंग वायर से जोड़ दिया। तो आपको यह पता होगा, जैसे कि हमारा ये रिवीजन कोर्स है, या हम कह सकते हैं आप सीयूईटी की प्रिपरेशन के लिए यहाँ आए हैं, तो आपको इतना तो पता होगा कि जब भी किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में हम किसी बॉडी को रखते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पे फोर्सेस लगते हैं। यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे उस पे फोर्सेस लगेंगे पीछे की तरफ। तो इस बॉडी से इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर इसमें होगा, इसमें से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसमें होगा। यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो इसमें जंप करेंगे विद द हेल्प ऑफ दिस कंडक्टिंग
मीडियम और कंडक्टिंग वायर कह सकते हैं। अब इस बॉडी से, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, बॉडी बी से इलेक्ट्रॉन्स बॉडी ए में आ रहे हैं क्योंकि उन पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। जब ये मूव करेंगे हम क्या करते हैं, इस कंडक्टिंग मीडियम को हटा देते हैं। अब हम दोनों को सेपरेट करके और बाहर निकाल ले रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स आ गए होंगे कुछ, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन्स गए होंगे वो पॉजिटिव चार्ज बना के गए होंगे। तो ये बॉडी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है और ये बॉडी निगेटिवली चार्ज बॉडी बन जाती है। अब ये हो गया चार्जिंग विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगला मेथड है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये तो आपको क्लास 12th में काफ़ी अच्छे से पढ़ना है। ये एक चैप्टर ही है क्लास 12th में, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। मैं हल्का फुल्का आपको यहाँ बता देता हूँ। देखिए, जब किसी भी मेटेलिक प्लेट पे फोटो इलेक्ट्रॉन्स मतलब फोटॉन्स गिरते हैं, फोटॉन्स यानी कि जब हम किसी भी शीट पे, मेटेलिक शीट पे फोटॉन्स गिराते हैं तो क्या होगा कि यहां से जो सरफेस इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये जो सरफेस के इलेक्ट्रॉन्स हैं, यह फोटोन की एनर्जी लेकर के जंप करते हैं बाहर की तरफ। क्या करते हैं? ये फोटोन की एनर्जी लेकर के जंप करते हैं बाहर की तरफ। जब ये जंप करते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो सरफेस के हैं वो जंप कर जाते हैं बाहर। तो ये जो हमारा सरफेस है ये कैसा होता है? ये हमारा सरफेस बचता है पॉजिटिवली चार्ज सरफेस। तो ये हमारा फिफ्थ मेथड हो गया चार्जिंग बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। आगे देखते हैं हम। देखिए, आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ क्या कहता है? तो कूलम्स लॉ ये बताता है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में फोर्स बताता है। पहले तो ये समझिए। अब ये फोर्स कितना होता है? तो पहला स्टेटमेंट है कि ये फोर्स जो होता है वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 चार्जेस, मतलब कि Q1 इंटू Q2 के। ये जो फोर्स है वो प्रोपोर्शनल होता है Q1 इंटू Q2 के। अब देखिए, पहला स्टेटमेंट यही है हमारा कि जो फोर्स है 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में Q1 एंड Q2 is directly proportional to the product of 2 charges, यानी कि दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के लिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? यह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यानी कि जो फोर्स है F वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मान लीजिए ये 2 चार्ज हैं, ये Q1 है और ये Q2 है। दोनों R डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, मतलब कि इन दोनों के बीच में R डिस्टेंस का गैप है। और ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं। मैंने आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया है, लेकिन ये पॉइंट चार्जेस हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा 1 ओवर उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, यानी कि वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा उनके बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के। अब देखिए, तीसरा स्टेटमेंट क्या है कि फोर्स ऑलवेज एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग द 2 चार्जेस। अब किसी भी चार्ज पे जो फोर्स लगेगा, जैसे मान लीजिए चार्ज है Q1, ये चार्ज है Q2, सॉरी एक मिनट, ये हमारे पास Q1 चार्ज है और ये है Q2। तो ये क्या है? ये है स्ट्रेट लाइन। ये लाइन क्या है? स्ट्रेट लाइन है, जो कि इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। यह वह स्ट्रेट लाइन है जो इन दोनों चार्जेस को ज्वाइन कर रही है। तो जो फोर्स होगा, चाहे इस चार्ज पे चाहे इस चार्ज पे,
ये इसी लाइन के लॉन्ग होगा, या इस लाइन पे इधर की तरफ होगा या इस लाइन पे इधर की तरफ होगा। अगर Q1 की बात करें तो Q1 पे जो फोर्स आएगा वह इस लाइन के इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस लाइन के इस डायरेक्शन में हो सकता है, और जो Q2 पे फोर्स आएगा वह इसी लाइन के इस डायरेक्शन में हो सकेगा या इस डायरेक्शन में। कहने का मतलब यह है कि ये जो चार्ज है हमेशा इस स्ट्रेट लाइन पे ही, इस स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही लगेगा। बात समझ में आ गई? तो ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। तो हमारा जो फोर्स हो जाएगा F बराबर होता है K, ये क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है K, Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। हमने हमारा ये जो पहला स्टेटमेंट था इसको और ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट था इसको, हमने इन दोनों को मिलाया तो हमारा जो फोर्स आएगा, फोर्स F इज इक्वल टू आएगा K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। अच्छा, ये K क्या है? तो K है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कूलम्स लॉ का। अब इस K की वैल्यू जो होती है वैसे होती है 8.99 मान सकते हैं इंटू 10 की पावर 9, ये होती है। अब इसको लगभग इज इक्वल टू लिखते हैं 9 इंटू 10 की पावर 9 के। आप इसको याद कर सकते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के फॉर्मूले लगाएंगे, चाहे वो फोर्स के हों, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड के हों, चाहे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के हों, चाहे जिसके हों, आपको इस K की वैल्यू की जरूर पड़ेगी, तो आप इसको याद कर लें। और नेक्स्ट, अच्छा ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी। क्या बोलते हैं? परमिटिविटी। ये एप्सिलॉन नॉट है, इसको बोलते हैं परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। ये क्या है? देखिए, तो एक्सपेरिमेंट वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट 8.854 इंटू 10 की पावर -12 के बराबर होता है, और इसकी यूनिट खास तौर पे आप ध्यान रखिएगा क्या होती है, कूलम की स्क्वायर अपॉन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और इसके पहले आप K की यूनिट भी ध्यान से देख लीजिए, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यूनिट आप ध्यान रखिएगा, न्यूटन मीटर पर कूलम स्क्वायर। अगर आपको याद है तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और ये भी संभावना है कि आपके एग्जाम में भी पूछा जा सकता है किसी भी क्वेश्चन में। अगला ये यूनिट आप ध्यान से देखिए, ये है कूलम स्क्वायर, जस्ट उसके अपोजिट है, वहां था सॉरी यहां पे होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये मिस्टेक है, इसको आप करेक्ट कर लीजिएगा। यहां पे होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ओके, आगे देखते हैं। ये है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, जस्ट रेसिप्रोकल है किसका? जस्ट रेसिप्रोकल है K का। जो K की यूनिट होगी उसका जस्ट रेसिप्रोकल। ऐसे आप याद रख सकते हैं इसको, हमेशा के लिए ये याद रहेगा आपको। बस आपको क्या करना है, K इज इक्वल टू क्या था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो आपको जस्ट K का रेसिप्रोकल कर देना है, 1/K कर देना है इसकी यूनिट के लिए। बात समझ आ गई? डायमेंशन भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में, तो आप डायमेंशन के लिए भी सेम चीज अपना सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं कुछ पॉइंट्स, कूलम्स लॉ के कुछ पॉइंट्स। अब ये पॉइंट्स क्या क्या हैं? तो पहला पॉइंट है कि कूलम्स लॉ इज नॉट वैलिड फॉर चार्जेस इन मोशन, यानी कि कूलम्स लॉ उन चार्जेस के लिए वैलिड नहीं है जो कि मोशन में हैं। इट शुड बी ओनली बी यूज्ड फॉर पॉइंट चार्जेस इन वैक्यूम एट रेस्ट। यह केवल और केवल वैलिड है उन पॉइंट चार्जेस के लिए जो कि वैक्यूम में है और रेस्ट में है। अच्छा, किसी भी मीडियम में होंगे अगर ये, तो क्या कूलम्स लॉ वैलिड है? हाँ, उसके लिए हम क्या करेंगे कि जो हमारी K है ना, या हमने K देखा, K इज इक्वल टू था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट,
और ये एप्सिलॉन नॉट क्या था, ये था परमिटिविटी ऑफ मीडियम। परमिटिविटी का क्या मतलब होता है कि कोई भी मीडियम कितना डिफ्यूज हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी मटेरियल कितना डिफ्यूज हो रहा है, ये बताता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम। अच्छा, अगर किसी मीडियम में हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को मेजर कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ पे जो K की वैल्यू है वो हो जाएगी K इज इक्वल टू ये K हो जाएगा, K इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन मीडियम। अच्छा, एक बात समझिए, एक होता है रिलेटिव परमिटिविटी। अब ये रिलेटिव परमिटिविटी क्या है, तो हम परमिटिविटी को मेजर करते हैं किसके कंपैरिजन करते हैं, किससे, वैक्यूम से। तो रिलेटिव परमिटिविटी होती है कि परमिटिविटी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम की हमें कैलकुलेट करनी है, अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब मीडियम की परमिटिविटी अपॉन वैक्यूम की परमिटिविटी। तो अगर आपको एग्जाम में मीडियम की परमिटिविटी नहीं देता है, रिलेटिव परमिटिविटी देता है और वैक्यूम की आपको पता होती है, तो आप सीधे और सीधे किसी भी मीडियम की परमिटिविटी निकालने के लिए इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि रिलेटिव परमिटिविटी इनटू परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। आप यहां से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी मीडियम की परमिटिविटी। आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब दूसरा पॉइंट देखते हैं हम। तो हमारा दूसरा पॉइंट है कि प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस इन द नाइबरहुड डज नॉट अफेक्ट कूलम्ब फोर्सेस। इसका क्या मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सिस्टम है चार्जेस का जिसमें 2 से अधिक चार्जेस मौजूद हैं, देखिए हमारे पास मान लीजिए +q चार्ज यहाँ पे है, +2q चार्ज यहाँ पे है और +3q चार्ज यहाँ पर है। तो जो फोर्स यह इस पे लगाएगा, उस फोर्स पे तीसरा चार्ज का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब इन दोनों के बीच लगने वाले फोर्स का इस चार्ज की वजह से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। मतलब कि फिर से सुनिएगा, इन दोनों के बीच लगने वाला जो फोर्स है उस पर इस चार्ज की वजह से कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये हमारा दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रेजेंस ऑफ एनी अदर चार्ज इन द नाइबरहुड डज नॉट अफेक्ट कूलम्ब्स फोर्सेस। मतलब कि कूलम्ब फोर्स जो है हमारा, मान लीजिए हमारे पास जो फोर्स आएगा ऑन दिस q चार्ज ड्यू टू +3q चार्ज, तो ये F इज इक्वल टू हमारे पास F इज इक्वल टू आएगा K Q 3Q ओवर, इनके बीच में डिस्टेंस मान लीजिए R है, तो ये हो जाएगा ओवर R²। तो सीधे इस फोर्स, ये फोर्स आएगा ड्यू टू +3q चार्ज ऑन q चार्ज, यानी कि +3q चार्ज के वजह से q चार्ज पे जो फोर्स आ रहा है वो यही आएगा। इस +2q चार्ज की वजह से इस पे कोई फर्क नहीं आने वाला है। ये बात समझ में आ गई आपको? चलिए अगला पॉइंट देखते हैं। देखिए सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अब ये सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट द नेट फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू n number of charges at rest is the vector sum of all the forces on that charge taken on at a time। देखिए अगर मान लीजिए हमें ये कोई q चार्ज है, q0 चार्ज है हमारे पास, ये q1 q2 q3 ऐसे n चार्जेस हमारे पास मौजूद हैं। उन सभी चार्जेस की वजह से इस q चार्ज पे जो फोर्स निकालना है हमें, वह फोर्स
F जो आएगा वो आएगा, यह फोर्स F जो आएगा, मतलब इन सभी की वजह से जो फोर्स F वेक्टर जो आएगा वो आएगा F ऑन 0। देखिए F0 पे जो फोर्स आ रहा है वो पहले वाले चार्ज की वजह से 0 पे, दूसरे वाले चार्ज की वजह से 0 पे, दूसरे वाले चार्ज की वजह से 0 पे, तीसरे वाले चार्ज की वजह से 0 पे, और इसी तरह जितने n चार्जेस हैं उनकी वजह से इस Q0 चार्ज पे जो फोर्स आएगा सबको ऐड कर देंगे आप वेक्टोरली। सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि किसी भी चार्ज पे जो नेट फोर्स आएगा उसको इंडिविजुअल सभी चार्जेस की वजह से जो फोर्स आएगा उनका वेक्टर सम कर देंगे, आपको नेट फोर्स पता चल जाएगा। ये नेट फोर्स है F0, ये बराबर होगा वेक्टर सम ऑफ F1 नॉट, F2 नॉट और F3 नॉट, ऐसे सो ऑन। जितने भी ऐसे चार्जेस होंगे सभी का वेक्टर सम क्या हो जाएगा, F0 के बराबर हो जाएगा, मतलब नेट फोर्स के बराबर हो जाएगा। अब देखिए हम आगे देखते हैं, अगला है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। मान लीजिए प्लस Q चार्ज है हमारे पास, हमें इस पॉइंट पे, ये पॉइंट है कितनी दूरी पे, r डिस्टेंस पे, ये हमारे पास पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इन अ स्पेस में, मतलब कहीं भी, आप ये पूरे स्पेस में कहीं भी ले सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, टू बी द इलेक्ट्रिक फोर्स। क्या मैंने कहा, इलेक्ट्रिक फोर्स, ध्यान से देखिएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रिक फोर्स किस पे, बाई अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। कोई एक टेस्ट चार्ज लीजिए पॉजिटिव, मैंने मान लिया Q डैश चार्ज है, ये पॉजिटिव Q डैश चार्ज पे जो फोर्स आएगा वो फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा, तो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा K Q डैश अपॉन R स्क्वायर। यह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, ये वाला चार्ज यह फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। तो ये कितना होगा, तो फिर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, बी द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज एट दैट पॉइंट। उस पॉइंट पे जितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा डिवाइडेड बाई दैट चार्ज, उसी चार्ज से जो आपने टेस्ट चार्ज लिया है, इसी चार्ज से इसको डिवाइड कर दीजिए इनटू Q डैश। आप देख रहे हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, ये आ गया E इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखिए जरा, इन दोनों को कैंसिल कर देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, E इज इक्वल टू बचेगा K Q ओवर R स्क्वायर। तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, E इज इक्वल टू K Q ओवर R स्क्वायर। अच्छा, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं, कैसे, तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इन अ स्पेस टू बी द इलेक्ट्रिक फोर्स, वो है इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सपीरियंस बाई यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर हम इस चार्ज को, इस प्लस Q चार्ज, ये जो Q डैश चार्ज है, इसको हम हटा करके यहां पे क्या लिख देते हैं, यहां पे हम कर देते हैं पॉजिटिव यूनिट चार्ज। हमने क्या रखा है यहां पे, पॉजिटिव यूनिट चार्ज रखा। इस पे जो फोर्स आएगा, इस पे जो फोर्स आएगा, कितना फोर्स आएगा, तो फोर्स हो जाएगा F इज इक्वल टू K टाइम्स Q इंटू 1 ओवर R स्क्वायर। देखिए क्या यही इलेक्ट्रिक फील्ड था, क्या ये जो फोर्स आया है इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। देखिएगा ध्यान से आप,
इसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड सेम है। तो क्या ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि किसी भी पॉइंट पर स्पेस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज एट दैट पॉइंट। फिर से मैं कह रहा हूं कि आपको अगर किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड उसी फोर्स के बराबर होगा जो किसी एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज पे लग रहा होगा, किसी भी r डिस्टेंस की दूरी पे स्पेस में। ठीक, अगला पॉइंट देखते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है? तो यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम। अभी हमने किया यही सेम चीज, हमने फोर्स को डिवाइड किया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड E जो होता है हमारा वो बराबर होता है फोर्स अपॉन Q। ये टेस्ट चार्ज बोल सकते हैं इसको। टेस्ट चार्ज मतलब जो हम चार्ज रखेंगे किसी भी r डिस्टेंस की दूरी पे स्पेस में हम जो टेस्ट चार्ज रखेंगे उससे हम डिवाइड कर देंगे फोर्स को, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। अच्छा, एक आपके मन में कंफ्यूजन आएगा, सर क्या ये जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज हमने लिया है इस पे जो फोर्स लग रहा है उसी की डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन होगी क्या? तो मैं कहूंगा बिल्कुल सही बात कह रहे हो आप। आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में इस पॉजिटिव यूनिट चार्ज पे फोर्स होगा। क्या मतलब कि आप कह रहे हो सर कि इसी डायरेक्शन में होगा? हाँ, देख लीजिए, देखिए ये हमारे पास है पॉजिटिव 3 कूलम का चार्ज। आपको पता होगा अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम का चार्ज लेते हैं तो ये दोनों एक दूसरे को रिपल करेंगे, मतलब धक्का देंगे, यानी कि ये +3 कूलम का चार्ज इसको धक्का देगा ऐसे, इसकी डायरेक्शन इधर आ रही होगी। ठीक है, तो ये +3 कूलम चार्ज जो है वो इसको इधर धक्का दे रहा होगा, रिपल कर रहा होगा। किस फोर्स से कर रहा होगा? तो F जो आएगा हमारे पास, मान लीजिए इन दोनों के बीच में जो गैप है या जो दूरी है वो 1 मीटर की है। कितने की? 1 मीटर की। हमने ये अज्यूम कर लिया। अब हमारा जो फोर्स आएगा वो आएगा K × 3 × 1/1 का स्क्वायर। ये हमारा फोर्स हो गया। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड भी यही आएगा? बिल्कुल यही आएगा। अच्छा, क्या डायरेक्शन भी सेम होगी? तो अभी मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा कि कोई भी पॉजिटिव चार्ज अगर है स्पेस में, अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज है स्पेस में तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे बाहर की तरफ। तो आप देख लीजिए इस +3 कूलम चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बाहर की तरफ निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी, ऐसे निकलेंगी। तो सही बात है कि जिस डायरेक्शन में ये फोर्स आ रहा है उसी डायरेक्शन में क्या आएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगा। ठीक है, आगे हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हमने यूनिट देख लिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, न्यूटन पर कूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ कैविटी। किसी कैविटी के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, किसमें? चार्ज कंडक्टर में। किसी भी चार्ज कंडक्टर के अंदर अगर कोई कैविटी है, जैसे मान लीजिए ये चार्ज कंडक्टर है हमारे पास। अभी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि कोई भी चार्ज कंडक्टर जो होता है, ये मान लीजिए हमारे पास कोई चार्ज कंडक्टर है और ये कैविटी है उसके अंदर। ये कैविटी मतलब यहाँ पे मटेरियल नहीं है। तो अगर कोई चार्ज कंडक्टर है तो किसी भी चार्ज कंडक्टर पे जो चार्जेस होते हैं वो हमेशा उसके सरफेस पे होते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो कंडक्टर होता है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी होती है, कंडक्टर क्या करता है कि अपने अंदर
चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन करता है। जब हम किसी भी कंडक्टिंग सरफेस पे या कंडक्टिंग बॉडी को चार्ज देते हैं तो वो अपने चार्जेस को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। वो इस प्रकार से रीडिस्ट्रीब्यूट करता है कि उसके अंदर, यानी कि किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो जीरो आए, मतलब कि इस मटेरियल के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आए। इस प्रकार से कोई भी कंडक्टर अपने चार्ज को रीडिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कैविटी, कोई अगर कैविटी है किसी भी कंडक्टर के अंदर तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो जीरो होती है, हमेशा जीरो आएगी। इसके अंदर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आएगी। बात समझ आ गई? आगे देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड आल्सो सेटिस्फाइज द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अभी मैंने आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था फोर्स में, और मैंने कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड वह फोर्स है जो कि किसी एक पॉजिटिव चार्ज, एक कूलम के पॉजिटिव चार्ज पे लगने वाला जो फोर्स है किसी भी r डिस्टेंस की दूरी पे q चार्ज से स्पेस में कहीं भी, जो फोर्स है वही इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा। अगर हमारा इलेक्ट्रिक फोर्स सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को होल्ड करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी करेगा। नेक्स्ट देखिए, यह है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन। ये मैंने आपको बताया है पहले ही, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड E होती है बराबर होती है फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अपॉन Q0 के। अब देखिए E का फॉर्मूला ये है कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, यानी कि कोई भी पॉइंट चार्ज Q की वजह से r डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो आएगी K इंटू Q ओवर R स्क्वायर फॉर अ पॉइंट चार्ज। ध्यान से देखिएगा, किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से, ये बात को ध्यान रखिएगा कि किसी भी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है। बाकी अगर कोई वायर होगा जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, या कोई स्फीयर होगा, या कोई अदर ऑब्जेक्ट होगा, तो उसके लिए हम आगे देखेंगे। अभी सिर्फ ये समझिए कि किसी पॉइंट चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसका फॉर्मूला ये होता है। अब देखिए यहाँ पे जो E है वह इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ को दर्शाता है, जिसका यूनिट मैं पहले आपको बता चुका हूं कि न्यूटन पर कूलम होता है। E इज अ वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये जो Q0 है ये वो टेस्ट चार्ज है, ये वो टेस्ट चार्ज है जो कि ये मान लीजिए चार्ज है। Q0 क्या है? Q0 वो पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड में कहीं भी रखा गया है। कितनी दूरी पे? तो वो r डिस्टेंस की दूरी पे। तो Q क्या है? Q इज द चार्ज प्रोड्यूसिंग द फील्ड। Q वह चार्ज है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। R क्या है? R है डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, चार्जेस की बीच की दूरी R है जिसका यूनिट मीटर होता है। Fe क्या है? यह है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जिसका यूनिट N है, न्यूटन। Kc क्या है? Kc है कूलम्स कांस्टेंट। अभी मैंने बताया था कि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को K बोलते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू होती है 8.99। अभी मैंने पीछे आपको बताया भी था। इसको आप लगभग याद करने के लिए 9 इंटू 10 की पावर 9 आप इसको याद कर सकते हैं। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर याद करने के लिए आप इसको याद कर सकते हैं। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या हैं? अभी हमने पीछे वाले में एक हमारे पास इमेज थी, ये इमेज देखिए, ये एक पॉजिटिव चार्ज है। किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती हैं। किसी भी पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसी तरह बाहर की तरफ निकलती हैं। और कोई भी अगर नेगेटिव चार्ज है, ये माइनस क्यू है, तो नेगेटिव चार्ज के केसेस में हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ जाती हैं। हमेशा अंदर की तरफ जाती हैं।
ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। अच्छा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या करती हैं वो आगे हम देखते हैं। ये वाले देखिए, पहले तो टेंजेंट एट ईच पॉइंट ऑन अ कर्व ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, ध्यान से सुनिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का जो कर्व होगा उस पे हर एक पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा वह दर्शाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन को। मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को वो टेंजेंट दर्शाएगा जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे ड्रॉ किया जाएगा। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मान लीजिए ऐसे हैं, ऐसे हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, ये टेंजेंट है, ये जो टेंजेंट है ये इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगा। समझ में आ रही है बात? जैसे अभी हम आगे देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ होंगी, ये कर्व कैसे बनेगा, वो सब हम अभी देखेंगे आगे। तो दूसरा पॉइंट क्या है? रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिफरेंट पॉइंट इज इंडिकेटेड बाय रिलेटिव क्लोजनेस ऑफ द फील्ड लाइंस। इसका क्या मतलब है? देखिए, अभी मैंने एक डायग्राम यहां डिस्कस किया है पीछे, ये वाला देखिए, इसके पास में ये जो क्यू चार्ज है, इसके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का क्लोजनेस ज्यादा है, मतलब काफी क्लोज है। देखिए ध्यान से, यहीं से ओरिजिनेट हो रही है, तो इसके करीब में, इस चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस काफी पास में हैं, एक दूसरे के काफी क्लोज हैं। जैसे जैसे ये दूर जा रही हैं, जैसे जैसे ये दूर जा रही हैं, वैसे इनकी क्लोजनेस कम हो रही है। इसका मतलब कि इस चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा है। इस चार्ज के पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है? ज्यादा है। और जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की क्लोजनेस जैसे जैसे घटती जाएगी, वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी कम होती जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होती जाएगी। आगे देखिए, फील्ड लाइंस आर कंटिन्यूअस कर्व्स, देयर विल बी नो ब्रेक्स। जो फील्ड लाइंस होती हैं वो कंटिन्यूअस कर्व होती हैं, उनमें कोई ब्रेक नहीं होता। फील्ड लाइंस कैन नॉट क्रॉस ईच अदर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ऐसा क्यों? अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मान लीजिए किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ये पॉइंट है जहां पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्रॉस कर रही हैं, इसका यह मतलब होगा कि इस पॉइंट पे दो टेंजेंट पॉसिबल हैं। मान लीजिए एक टेंजेंट ये पॉसिबल है, दूसरा टेंजेंट ये पॉसिबल है। इन दोनों, मतलब इस पॉइंट पे, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे दो टेंजेंट्स पॉसिबल हैं। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इस पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो सकती हैं, अगर दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आ रही हैं तो, जो कि संभव नहीं होता। यह संभव नहीं है किसी भी एक पॉइंट पे दो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो सकती। आप समझ रहे हैं? इसीलिए कभी भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइंस बिगिंस एट पॉजिटिव चार्ज एंड इंड्स या टर्मिनेट मतलब इंड एट ए नेगेटिव चार्ज। मतलब कि पॉजिटिव चार्ज से ये जनरेट होती हैं ऐसे, और निगेटिव चार्ज पे टर्मिनेट होती हैं, मतलब निगेटिव चार्ज पे ऐसे एंड होती हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। आगे बात सुनिए, अब नेक्स्ट देखते हैं। हम कुछ चीजें और देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं,
मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज हैं, एक पॉजिटिव क्यू और एक नेगेटिव क्यू, ये दो पॉइंट चार्ज हैं। इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनेंगी तो हम देखते हैं। हमने बताया था कि पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव चार्ज की तरफ टर्मिनेट या इंड होंगी। तो यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी, देखिए ध्यान से। देखिए ये है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज दोनों मौजूद हैं उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। अच्छा एक बात नोटिस करिएगा, अभी मैंने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जितनी ज़्यादा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस किसी भी एरिया में जितनी ज़्यादा, वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ उतनी ही ज़्यादा। ध्यान से देखिएगा, इन दोनों चार्जेस के बीच में नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा हैं। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इस रीजन में काफ़ी ज़्यादा होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ज़्यादा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, यहां पे कम है, यहां पे इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी। ठीक, हमेशा पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। और कुछ पॉइंट्स थे हमारे पास कि इनमें कोई भी ब्रेक नहीं होगा। देखिए हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में कोई ब्रेक नहीं है, ये आप जो देख रहे हैं ये ऐसे है, ये आगे ऐसे जाके मिली हुई है, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे इन्फिनिटी, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलनी है ऐसे इन्फिनिटी तक जाएंगी, यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं होगा। आगे बात सुनने चलिए। और एक खास बात, ये जो कर्व है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का, ये यही कर्व बताता है कि किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। मान लीजिए इस पॉइंट की अगर हम बात करें, इस पॉइंट की, तो इस पॉइंट पे ये टेंजेंट जो ड्रॉ होगी, ये टेंजेंट ही बताएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। मान लीजिए कोई भी पॉइंट यहां ले लेते हैं हम, यहां पे, तो इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी टेंजेंट की। तो ये डायरेक्शन क्या बताएगी, ये डायरेक्शन हो सकती है, यह डायरेक्शन हो सकती है। तो ये जो टेंजेंट की डायरेक्शन है यही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे भी टेंजेंट इन्हीं दोनों डायरेक्शन में हो सकती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर ही होगी। इसकी अगर हम बात करें तो इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन इधर आएगी। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो टेंजेंट की डायरेक्शन इधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आएगी। ये सभी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को दिखा रहे हैं। इस पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन इधर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर होगी, ये इधर है। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, सॉरी टेंजेंट की डायरेक्शन किधर है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पे टेंजेंट की डायरेक्शन किधर है, इधर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इधर की तरफ होगी। आगे बात सुनने। इसी तरह आप किसी भी पॉइंट पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं तो उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करिए और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पता चल जाएगी। ये जितनी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, आपको जिस पॉइंट पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, आप टेंजेंट ड्रॉ करिए, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पता चल जाएगी। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या है? तो पेयर ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू सेपरेटेड बाई स्मॉल डिस्टेंस डी। ये दो चार्जेस हैं, माइनस क्यू और प्लस क्यू। ये दोनों चार्जेस डी डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं, या इसको हम बोल सकते हैं 2a डिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, 2a। अब मैं 2a क्यों ले रहा हूं, अभी आगे हम देखेंगे। तो हमने अज्यूम कर लिया ये दोनों किससे सेपरेटेड हैं, 2a डिस्टेंस से।
अब ये जो पॉजिटिव और निगेटिव चार्जेस हैं इन्हीं को बोलते हैं डाईपोल। डाईपोल मतलब दो पोल, एक पॉजिटिव का एक निगेटिव का, ठीक है। अच्छा, ये डाईपोल है तो इसका डाईपोल मोमेंट हम डिफाइन करते हैं, और ये डाईपोल मोमेंट जो P होता है, P, ये P बराबर होता है मैग्नीट्यूड इसका होता है Q इंटू डी। इसको हम लिख सकते हैं Q इंटू 2a, ये भी हम लिख सकते हैं, इसका मैग्नीट्यूड होता है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड मतलब कोई आप एक चार्ज को ले लीजिए Q, और इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये हो गया क्या, मैग्नीट्यूड आपका। डायरेक्शन देखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन। डायरेक्शन हमेशा निगेटिव Q से पॉजिटिव Q की तरफ होता है, यानी कि ये निगेटिव Q से पॉजिटिव Q की तरफ होता है डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन। अब देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स डायपोल मोमेंट वेक्टर इज QD। अभी जैसे मैंने डिस्कस किया आपको कि इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, QD या 2QA। इसकी डायरेक्शन होती है डायपोल एक्सिस पे -Q से Q की तरफ, -Q से Q की तरफ। अब बात करते हैं इक्वेटोरियल प्लेन, और इसके आगे हम डिस्कस करेंगे एक्सियल प्लेन की। एक्सियल प्लेन की, अच्छा ये होते क्या हैं, इक्वेटोरियल और एक्सियल क्या होते हैं? इक्वेटोरियल देखिए, इसके सेंटर से, इस डायपोल के सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे कोई पॉइंट हमने लिया परपेंडिकुलर, यानी कि इन दोनों चार्जेस के जो सेंटर है उसके परपेंडिकुलर प्लेन में हमने कोई पॉइंट P लिया। अब ये जो पॉइंट P है ये इसके इक्वेटोरियल पोजीशन पे या इसके इक्वेटोरियल प्लेन में है। अब इस P पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो E, इसको हम डिराइव नहीं करेंगे। डिराइव आपने क्लास 12th में किया होगा, मैं ऐसा मानता हूं कि आप क्लास 12th पास आउट हैं और उसके बाद आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं इसको डिराइव नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बता रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो आता है E, वो आता है 1/4πε0 P/r³, इसके बराबर। यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं KP/r³, इस तरह से लिख सकते हैं KP/r³। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, मैंने इस डायग्राम में काफ़ी कुछ शो कर रखा है कि किस तरह से ये आएगा। अगर जिनको इसको डिराइव करना है वो डिराइव कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे डायग्राम में काफ़ी चीज़ें बना रखी हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो E वेक्टर बराबर हो जाएगा हमारा KP/K, ये 1/4πε0 क्या हो गया, KP/r³ के इंटू -P। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। इक्वेटोरियल प्लेन समझ में आ गया, ये पॉइंट जो है वो r डिस्टेंस पे है। अच्छा, ये r, ये फॉर्मूला यूज करने से पहले आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये जो r है वो मच ग्रेटर देन क्या है, a, या इसको बोल सकते हैं d। मतलब कि इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उससे ये दूरी r जो है वो बहुत बड़ी है। इसको ध्यान से देखिएगा, ये r जो है वो बहुत बड़ी है, किससे, d से। अच्छा, अगर हमारा r बड़ा ना हो तो उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होगा 1/4πε0 नहीं दिया गया। चलिए, उस केस में हमारा जो फॉर्मूला होगा क्या होगा, 1/4πε0 P/r² + a² 3/2। इसी तरह हमारा नेक्स्ट है
फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम इट्स सेंटर। सेंटर से r डिस्टेंस की दूरी पे मान लीजिए ये है वो पॉइंट जिस पे हमें निकालना है, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका सेंटर यहां कहीं होगा, इससे r डिस्टेंस की दूरी पे ये पॉइंट है r डिस्टेंस की दूरी पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो हमारा आएगा, इसको ऐसे लिखते हैं 2kp ओवर r क्यूब। ध्यान से देखिएगा, इसके पहले वाले में इक्वेटोरियल पोजीशन पे केवल kp ओवर r क्यूब था और यहां पे क्या है 2kp ओवर r क्यूब है। आपको मैंने सीक्वेंस में इसीलिए बताया है, पहले इक्वेटोरियल बताया फिर एक्सियल बताया कि आपको याद करने में इजी रहे। kp ओवर r क्यूब होता है इक्वेटोरियल का, kp ओवर r क्यूब होता है इक्वेटोरियल का, और एक्सियल का क्या होता है, एक्सियल का होता है 2kp ओवर r क्यूब। आगे बात समझे, नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में मान लीजिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई भी अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, डाइपोल मतलब एक पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू और एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू रखा हुआ है, तो इस पे जो टॉर्क आता है वो टॉर्क टाउ इज इक्वल टू क्यू डी होता है। क्यू ये इनके बीच में डिस्टेंस d हो गई, तो जो फॉर्मूला है हमारा टॉर्क का टाउ इज इक्वल टू क्यू डी ई, इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं P इंटू ई। ये P क्या है, तो ये P है डाइपोल मोमेंट। ये P क्या है हमारा, डाइपोल मोमेंट। ये हो गया टॉर्क। ये अगर डाइपोल किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E में रखा हुआ है तो इस पे जो नेट टॉर्क आएगा वो टाउ इज इक्वल टू क्यू डी ई। अब अगेन मैं कह रहा हूं कि मैं इसको डिराइव करने वाला नहीं हूं, आपने इसको क्लास 12th में पढ़ा होगा। अगला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, यह प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस लीविंग अ सरफेस। किसके प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो हमारा फ्लक्स हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं साई से, या इसको फाई भी पढ़ सकते हैं आप। फाई प्रोपोर्शनल होता है किससे, कि नंबर ऑफ लाइंस लीविंग अ सरफेस। और आउटगोइंग लाइंस विथ पॉजिटिव साइन, इनकमिंग लाइंस विथ नेगेटिव साइन। इसका क्या मतलब है, जो बाहर जाने वाली लाइन है सरफेस से उनको हम पॉजिटिव साइन से दर्शाते हैं और अंदर आने वाली लाइंस नेगेटिव साइन से। और ये जो फ्लक्स है हमारा वो प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ लाइंस लीविंग द सरफेस। अब देखते हैं फ्लक्स के बारे में आगे। ये मान लीजिए कोई हमारा सरफेस है जो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये हमारी क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये सरफेस है, ये सरफेस रखा हुआ है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में। अच्छा, कोई भी सरफेस अगर है तो उस सरफेस की डायरेक्शन क्या होती है, किसी भी सरफेस की जो डायरेक्शन होती है वह उस सरफेस के परपेंडिकुलर में होती है, मतलब कि वो उसके नॉर्मल के डायरेक्शन में उस सरफेस की डायरेक्शन होती है। ये जो नॉर्मल है इसके परपेंडिकुलर, ये हो गई इस एरिया की डायरेक्शन, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन हो गई एरिया की। ये है डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की, इनके बीच में एंगल है थीटा का। तो जब हमारा फ्लक्स फाई होता है ये बराबर होता है ई डॉट ए के, ई डॉट ए के। और ये ई डॉट ए को हम ऐसे लिख सकते हैं ई ए कॉस थीटा। क्या लिख सकते हैं, ई ए कॉस थीटा। आप फ्लक्स को इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं किसी भी
एरिया ए से। फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कितनी पास हो रही हैं किसी भी एरिया ए से। ठीक है, समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं। तो आज के लिए हम यहीं खत्म करते हैं इस वीडियो को। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।